हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th बिजनेस स्टडी के जो 5 मॉडल पेपर, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप 32 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं और ये 32 नंबर के एग्जाम जो पेपर है ये आपको एकदम कॉन्फिडेंस दिलाने वाले हैं, इसलिए इनको तैयार करना बहुत जरूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। बिजनेस स्टडी 12th में पहला ही क्वेश्चन है हमारा सही विकल्प। स्टूडेंट, सही विकल्प में सबसे पहला है कि प्रबंध का पहला कार्य क्या है। तो हम सभी को मालूम है कि प्रबंध के 5 प्रमुख कार्य हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ऐसे 5 प्रमुख कार्य हैं और उसमें पहला कार्य होता है नियोजन और दूसरा अंतिम कार्य होता है नियंत्रण का। तो इसलिए हम यहाँ इसका आंसर दे सकते हैं कि प्रबंध का जो पहला कार्य है वो क्या है, वो है नियोजन। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट कार्य नियोजन। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है। अब यहाँ पर यदि हम देखें कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है, तो प्रबंध के सिद्धांत 2 प्रकार के प्रबंधकों के द्वारा दिए गए हैं, एक हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फ्योल को प्रबंध के सिद्धांतों का जनक कहा जाता है, जिन्होंने प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं, और एफ.डब्ल्यू. टेलर है, इनको वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। और वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत हैं, वो वैज्ञानिक प्रबंध के जो जनक है वो कौन है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएंगे हम। नियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। भाई, नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है और नियोजन में भी एक प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्यों के निर्धारण से लगा करके लास्ट वाला जो इसका पॉइंट है वो है अनुवर्तन। अनुवर्तन का मतलब होता है अनुपालन, कि हमने जो भी योजना बनाई है उस योजना का पालन सही प्रकार से किया जा रहा है या नहीं। फॉलो अप मतलब अंग्रेजी में उसको हम बोलते हैं अनुपालन हिंदी में, और अंग्रेजी में फॉलो अप लेना मतलब, क्योंकि कोई भी योजना है तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन उन योजनाओं को स्टेप बाय स्टेप उसका फॉलो अप लेना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो नियोजन प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है वो क्या है, अनुवर्तन या फिर फॉलो अप। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 कि नियुक्तिकरण का संबंध किससे है। अब यहाँ पर यदि हम देखें कि नियुक्तिकरण का संबंध किससे है, तो नियुक्तिकरण का संबंध मनुष्यों से है, मशीनों से है, माल से, उपकरण से। भाई, नियुक्ति किसकी की जाती है, किसी फर्नीचर, कुर्सी, टेबल की नियुक्ति नहीं की जाएगी, माल की नियुक्ति नहीं की जाएगी, ये सब खरीदे जाते हैं। उपकरण की नियुक्ति नहीं की जाएगी, किसकी की जाती है, मनुष्य। भाई, नियुक्तिकरण का कुल मिला के संबंध किससे है, इंसानों से है, मनुष्यों से है। उनकी परीक्षाएं ली जाती है, उनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर कि विपणन मिश्र में शामिल नहीं है। भाई, विपणन मिश्र, तो विपणन मिश्र में बहुत सारी चीजें शामिल होती है, तो उत्पाद है, मूल्य है, स्थान है, प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर विपणन मिश्र में क्या शामिल नहीं है, तो उसकी जो प्रक्रिया है वो विपणन मिश्र में शामिल नहीं है। बाकी जो स्थान है, मूल्य है, उत्पाद है, ये सभी उसके विपणन मिश्र के क्या है, अंग होते हैं। फिर हम चलेंगे, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ है। ठीक है, इसके बाद में 2019 में उसमें संशोधन हो चुका है। तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ये सबसे पहले पारित किया गया था। अब नवीनतम के अनुसार यहाँ पर पूछा है कि नवीनतम, भाई संशोधन हो जाता है, जैसे हमारा कंपनी अधिनियम 1956 है और 2013 में उसमें संशोधन हो गया। तो इसी प्रकार से जो पहली बार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ, लेकिन अभी नवीनतम कौन सा है, 2019। उन्होंने नवीनतम पूछा है तो हम क्या आंसर देंगे, 2019। फिर आगे चलेंगे रिक्त स्थानों की तरफ। तो रिक्त स्थानों में सबसे पहला रिक्त स्थान हमारे सामने दिया गया है कि प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की क्या है। भाई, उसकी परिभाषा में दिया है कि प्रबंध क्या है, एक कला है, उसकी प्रकृति है। कला मतलब कार्य कराने का तरीका या कार्य कराने की कला। तो प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की क्या है, एक कला है, एक आर्ट है, कि दूसरे व्यक्तियों से। भाई, प्रबंध मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों का समूह, और जहां व्यक्तियों के समूह की बात आती है तो सभी से काम लेना पड़ता है, सभी को मिलकर काम करना होता है। तो दूसरों से काम कैसे करवाया जाए, ये उसकी कला होती है। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, 1991 में। भाई, जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही
खराब हालत में थी, उस समय हमारे देश में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत नई आर्थिक नीति लागू की गई। और वो कब लागू की गई? 1991 में। भारार्पण सदैव खालिस्तान की ओर किया जाता है, मतलब नीचे। भार अर्पण, भार का मतलब होता है वजन, और अर्पण करना, तो भाई आपके सिर पे जो भार होगा उसको आप यदि नीचे उतारोगे तो नीचे ही होगा ना। इसी प्रकार से जो अधिकारी होता है, उच्च अधिकारी, उसको बहुत सारे काम यदि दे दिए जाते हैं, भार, उसको कार्य का भार हो जाता है, तो अपने कुछ कार्य वो अपने अधीनस्थ, अपने असिस्टेंट को सौंप देता है, तो वो कहलाता है। तो वो भारार्पण सदैव किधर होता है? नीचे की तरफ होता है। अपने से उच्च अधिकारी को हम कभी काम करने का नहीं बोलते, हमेशा नीचे वाले को ही बोलते हैं। चयन एक क्या है? कैसी प्रक्रिया है भाई? सकारात्मक प्रक्रिया है कि नकारात्मक प्रक्रिया है? तो चयन कैसी प्रक्रिया है? एक नकारात्मक प्रक्रिया है। मतलब भाई 100 लोग हैं, 100 लोग में से आपको केवल 10 लोगों को चुनना है, मतलब ये आपका जो आउटलुक, नेगेटिव आउटलुक हो गया, नकारात्मक प्रक्रिया है। मतलब इसमें से आप 90 लोगों को आप नकार रहे हो, ठीक है। नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य है? तो नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य हो गया? अंतिम कार्य हो गया। फिर ये सेबी की स्थापना कब, या सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1992 में हुई है। तो सेबी का मुख्यालय, ये सेबी क्या है? तो सेबी एक संस्था है जो कि जो अंश पूंजी है उसका, शेयर मार्केट जो होता है, स्टॉक मार्केट होता है, उस पर नजर रखता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो लोग अंशों को खरीदते हैं, तो उनकी पूंजी सुरक्षित रहे, इसके लिए सेबी काम करता है। ये कंट्रोल करने वाली संस्था है, गवर्नमेंट की संस्था है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। तो ये हमारी रिक्त स्थान हो गए। इसके आगे हम चलेंगे सत्य असत्य की तरफ। तो सत्य असत्य में सबसे पहला दिया है कि प्रबंध के सिद्धांत गतिशील नहीं होते। ये जो नहीं शब्द है, इसने इसको गलत कर दिया, जबकि प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं। गतिशील का मतलब होता है कि समय, काल, देश, परिस्थिति के अनुसार ये परिवर्तित होते रहते हैं, गतिशील होते हैं। गतिशील का मतलब ये नहीं कि दौड़ते हैं, ठीक है। गतिशील का मतलब होता है परिवर्तनशील होना, मतलब उसमें देश के अनुसार, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, बिल्कुल सही है, ये एक परिभाषा दी है। प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, ये भी राइट है, प्रशिक्षण कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन प्रबंध का हृदय कहलाता है, ये भी सही है। तो आपने पूरी तैयारी कर ली, प्लानिंग भी बना ली, आपने संगठन का निर्माण भी कर लिया, आपने नियुक्तियां भी कर दी, सब पूरी सेना तैयार है, लेकिन जब तक उसको आक्रमण करने का निर्देश नहीं दिया जाएगा तब तक वो लड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। फिर मतलब जब तक सेनापति उसको निर्देश नहीं देता सेना को कि भाई आक्रमण या फिर फायर, तब तक वो बंदूक नहीं चलाने वाला है, गोली नहीं चलाने वाला है, चाहे उसको सामने वाला कोई गोली मार देगा। तो इस प्रकार से निर्देशन का मतलब होता है कि आपने प्लानिंग बना ली, उसके अनुसार आपने संगठन का निर्माण कर लिया, फिर आपने आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर ली। अब आपको उनको डायरेक्शन देना पड़ेगा, निर्देश करना पड़ेगा कि आपको काम कैसे करना है, ठीक है। तो ये उसका हृदय है, बिना हृदय के शरीर नहीं चल सकता, ठीक है। तो इसी प्रकार से बिना निर्देशन के आपका काम शुरू नहीं हो सकता। वास्तव में जो कार्य है वो यहीं से शुरू होता है, निर्देशन से। फिर वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य लाभ अधिकतम करना है। भाई वित्तीय प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य लाभ अधिकतम करना है, ये गलत है। भाई वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य लाभ अधिकतम करना है, ये नहीं है। ये वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य है कि जो वित्त है उसका मैनेजमेंट करना है, कि वित्त कहाँ से प्राप्त करना है, कहाँ यूज करना है, कितने समय में यूज करना है, मिस यूज तो नहीं हो रहा है, और इसलिए ये क्या है, लाभ अधिकतम करना, ये गलत हो गया। फिर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम केवल वस्तुओं पर लागू होता है, सेवाओं पर नहीं, तो ये भी गलत हो गया। भाई ये सेवाओं पर भी लागू होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मतलब भाई उपभोक्ता है, तो आज के समय में तो हम सभी सर्विस ही ले रहे हैं। भाई आपने कोई वस्तु खरीदी तो वस्तु पर तो लागू हो रहा है, लेकिन आपने यदि कोई मोबाइल की सर्विस है, आपके घर में जो डीटीएच लगा है उसकी सर्विस है, तो बहुत सारी हम सेवाएं ले रहे हैं आजकल। तो सर्विस मतलब सेवा, ठीक है। तो सेवा में भी यदि कोई आपको धोखा देगा, मान लो आपने रिचार्ज कराया, आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं हुआ और कंपनी बोल रही कि नहीं आपके मोबाइल में तो रिचार्ज हो गया, आपके अकाउंट से पेमेंट भी कट गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप उपभोक्ता संरक्षण जाएंगे तो उपभोक्ता संरक्षण आपकी बिल्कुल मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेवाओं पर भी लागू होता है, इसलिए ये बोल रहा है केवल वस्तु पर लागू होता है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। फिर हम चलेंगे सही जोड़ी की तरफ। तो सही जोड़ी में 7 सही जोड़ी दी गई है, उसको हम जोड़ लेते हैं 7 सही जोड़ी को। देखिए एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट आपको एक एक नंबर दिलाने वाला है,
पदोन्नति। अब ये पदोन्नति क्या है? तो पदोन्नति ये क्या है? भर्ती का आंतरिक स्रोत है। मतलब जो कंपनी होती है, कंपनी के अंदर के ही लोगों को पदोन्नत कर दिया जाता है और इस प्रकार से भर्ती कर ली जाती है। तो ये आंतरिक सोर्स हो गया। अनौपचारिक संगठन, संगठन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब जो अपने आप बनते हैं, भाई कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी अपने पद के अनुसार काम करते ही औपचारिक हो गया। लेकिन जब वो टिफिन खाने के लिए जाते हैं तो बगीचे में सब एक साथ बैठते हैं, एक मैनेजर भी साथ में बैठता है और एक नीचे काम करने वाला कर्मचारी भी साथ बैठते हैं। वो उनका संगठन किस आधार पर बन गया? वो उनकी मांगों के आधार पर, उनके क्षेत्र के आधार पर, उनकी भाषा के आधार पर इस प्रकार से बन गया। तो अनौपचारिक संगठन कैसे बनता है? स्वतः बनता है। अनौपचारिक संगठन कैसा निर्माण होता है? स्वतः निर्माण होता है, अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। जैसे कर्मचारियों के जो संगठन होते हैं वो। अभिप्रेरणा क्या होती है? तो अभिप्रेरणा का संबंध किससे? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से है। भाई किसी भी व्यक्ति को आपको जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो लेकिन आप पानी नहीं पिला सकते, उसकी इच्छा होगी तो ही पानी पिएगा। इच्छा जागृत करने का काम अभिप्रेरणा का होता है कि आप किसी भी कर्मचारी से काम कराना है तो उसको आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार करना पड़ेगा। ये होता है अभिप्रेरणा का काम। फिर है बजट। बजट का मतलब होता है कि भाई आय व्यय का पूर्वानुमान लगाना। बजट का मतलब होता है आय व्यय का पूर्वानुमान लगाना। आपको कितना पैसा मिलने वाला है, आप उसको कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हो, ये एडवांस में व्यक्ति अपना बजट बनाता है। कार्यशील पूंजी क्या होती है? तो अल्पकालीन वित्त होता है। कार्यशील पूंजी मतलब ये साल भर के लिए जो पैसा आने वाला है, जाने वाला है, ये अल्पकालीन वित्त होता है। हॉलमार्क ये किस पर लगता है? आभूषणों के ऊपर लगता है। देखा होगा सोने के आभूषण यदि कोई व्यक्ति खरीदता है तो उसके ऊपर एक मार्क लगता है, वो हॉलमार्क कहलाता है। उसकी पहचान होती है कि ये आपने यहाँ से खरीदा है, ये असली है या नकली है। सेबी की स्थापना कब हुई? तो 1992 में सेबी की स्थापना की गई है। ठीक है, और इसका मुख्यालय हमने पढ़ ही लिया है, बॉम्बे में है। अब हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। ऐसे 3 स्तर होते हैं। आपके पास समय हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। फिर व्यावसायिक वातावरण का एक प्रमुख लक्षण, तो व्यावसायिक वातावरण कैसा होता है? गतिशील होता है, या फिर आप उसको बोल सकते हो परिवर्तनशील होता है। ये सबसे बड़ी उसकी विशेषता है, क्योंकि व्यवसाय कैसा है? परिवर्तनशील है, और इसलिए उसकी सबसे बड़ी विशेषता परिवर्तनशील होना है। अधिकारों का अंतरण किसे कहते हैं? अधिकारों का अंतरण मतलब एक उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को कार्य सौंपना। एक उच्च अधिकारी है, वो अपने अधीनस्थ को कोई काम करने के लिए देता है, ये कहलाता है अधिकारों का अंतरण। अंगूरी लता संप्रेषण किस प्रकार के संगठन में पाया जाता है? अंगूरी लता मतलब अंगूर की लता, अंगूर की बेल। अंगूर की बेल कैसी होती है? तो अंगूर की बेल, एक बेल गई, उसमें से 2 निकलती है, फिर इसमें से 2 निकलती है, फिर इसमें से 2 निकलती, फिर इसमें से 2 निकलेगी, फिर इसमें से 2 निकलेगी। मतलब वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। फिर इसमें से 2, हर एक जो शाखा आती है उसके अंदर से ऐसी अलग अलग ब्रांचेस निकलती जाती है, ये कहलाती है अंगूरी लता। तो यदि हमने किसी एक व्यक्ति को मैसेज दिया, वो एक व्यक्ति जब से 2 लोगों को मैसेज जाएगा, 2 से फिर 4 लोगों को मैसेज जाएगा, 4 से फिर 8 लोगों को मैसेज जाएगा, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ये अंगूरी लता कहलाता संप्रेषण। और ये संप्रेषण अनौपचारिक संगठन में ही पाया जाता है। ये संप्रेषण किस में पाया जाता है? अनौपचारिक संगठन में पाया जाता है। ठीक है, अब स्थायी पूंजी की आवश्यकता किस अवधि के लिए होती है? भाई स्थायी पूंजी, आपने भवन खरीदा या आपको भवन खरीदना है, मशीन खरीदना है, तो मशीन खरीदने के लिए, भवन खरीदने के लिए आपको कौन सी पूंजी चाहिए? स्थायी पूंजी चाहिए। तो स्थायी पूंजी किस अवधि के लिए होती है? तो आपने मशीन खरीदी, तो कितनी अवधि के लिए मशीन खरीद रहे हो? वो जब तक उसकी उम्र होगी, 10 साल, 20 साल, 50 साल। भवन कितने सालों के लिए खरीद रहे हो? तो ये किस अवधि? तो यहाँ आप लिखेंगे दीर्घकालीन, दीर्घकाल के लिए। जो स्थायी संपत्ति आप दीर्घकाल के लिए खरीद रहे हो, उसकी कोई उम्र तो बहुत लंबी होती है। विज्ञापन का माध्यम क्या हो सकता है? भाई आज के समय में ये याद करने वाला प्रश्न नहीं है। विज्ञापन का माध्यम क्या हो सकता है? ये टीवी हो सकता है,
है ना, इंटरनेट हो सकता है, आज के समय में तो यही हो गया, सोशल साइट्स हो सकती है, आपके जो व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है ना, ये सब क्या है, ये विज्ञापन के माध्यम है। ग्राहक बाजार का राजा होता है, यह कथन विपणन के किस विचारधारा का है? विपणन के किस विचारधारा का है? तो ये ग्राहक केंद्रित है, ग्राहक केंद्रित विचारधारा, मतलब इसमें ग्राहक ही क्या है, बाजार का राजा है, कंपनियां ग्राहक को ही राजा बनाती है, ठीक है। तो ये ग्राहक केंद्रित, आज के समय में हर एक कंपनियां किसको राजा मानती है, ग्राहक को ही राजा मानती है, मतलब ग्राहक केंद्रित। पहले व्यापारी कंपनियां अपने आप को, उत्पाद को केंद्रित मानती थी, लेकिन नहीं, आज के समय में ग्राहक केंद्रित विचारधारा है, ठीक है। तो ये थे हमारी फर्स्ट जो बिजनेस स्टडी का जो पहला जो मॉडल हमने निकाले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, वो आज हमने देखे। कल की क्लास में फिर हम सेट 2 लेकर आएंगे और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।